होल नंबर। अब देखो रियल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, थर्ड हमारा क्या आता है जरा देखो। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइम नंबर की। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए बस हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। कुछ एग्जांपल क्या, इसको थोड़ा समझना। जैसे मान लो एक है 12, एक नंबर हमने 12 लिया, दूसरा हम लोग 9 ले लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम 12 की बात करेंगे तो जरा देखो तो 12 किस किस से डिवाइड हो रहा है, तो 12 1 से डिवाइड हो जा रहा है सर। फिर देखो 12 2 से भी डिवाइड हो सकता है, फिर 12 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 12 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, और फिर 12 से भी डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब जरा देखो, कोई भी नंबर जिस भी चीज से डिवाइड हो सकता है पूरा का पूरा, वो उसका फैक्टर कहलाता है। ऐसे ही अगर हम 9 की बात करें तो 9 किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, फिर किससे हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो क्या है कि ये 1 से भी डिवाइड हुआ, 3 से भी डिवाइड हुआ और 9 से भी डिवाइड हुआ। तो 9 और 12 इस दोनों नंबर में देखो, इसके बहुत सारे फैक्टर आ रहे हैं। बहुत सारे इट मींस क्या, 2 से ज्यादा फैक्टर आना। ठीक है, अब यहीं पे हम दो ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे हम एक बात कर लेते हैं 5 की और दूसरा हम 11 की बात कर लेते हैं। देखो 5 को अगर डिवाइड करने हम लोग जाएंगे तो 5 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो सकता है, फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो सकता है। ऐसे अगर हम 11 की बात करें, 11 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 11 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब अगर हम 12 की बात करें तो 12 के कितने फैक्टर हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। कौन कौन, तो वो 1 2 3 4 5 और 12, ये सभी के सभी क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। सिमिलरली अगर 9 की बात करते हैं तो 9 देखो किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 3 9, यानी कि 9 के फैक्टर कौन कौन हो गए, 1 3 और 9, ये तीनों के तीनों 9 के फैक्टर हो गए, है ना। तो अब और यहां 5 और 11 की अगर हम बात करें तो 5 के फैक्टर कौन कौन हो गए, 1 और 5, और 11 के फैक्टर भी क्या हो गए, 1 और 11। तो ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो और वो दोनों भी कौन, एक 1 और दूसरा वो खुद अपना जो नंबर है, जैसे कि अगर 5 की बात करें तो 5 का एक फैक्टर कौन हो गया, 1, और दूसरा फैक्टर कौन हो गया, खुद 5। सिमिलरली अगर 11 की बात करें, एक फैक्टर हो गए 1 और दूसरा खुद 11, यानी कि ऐसे नंबर जिसके एक और खुद के अलावे और कोई फैक्टर नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइम नंबर। अर्थात अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है हमारे, है ना। प्राइम नंबर कौन हो गए, ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर का अगर एग्जांपल बात करें तो देखो सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या 9 भी होगा, नहीं 9 नहीं होगा, 9 का 1 3 और 9 ये 3 फैक्टर होते हैं ना, 9 नहीं होगा। फिर कौन होगा, 11, फिर कौन होगा 13, फिर 17, ऐसे ही कुछ कुछ करके आगे फैक्टर बनते जाते हैं। कहने का मतलब ऐसे नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो और उस 2 में भी एक उसका फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर वो खुद अपना नंबर, वही हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा, है ना। अब इस प्राइम नंबर में एक खास बात समझना, 2 एक ऐसा नंबर है ना जो प्राइम भी है और इवन भी है, यानी कि ओनली 2 एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है। पूरे प्राइम नंबर के सीरीज में केवल 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, अदरवाइज और कोई भी नंबर इवन प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। यानी कि इवन प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। सारे के सारे जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो आपको ऑड नंबर मिलेंगे। तो देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी काउंटिंग नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। फिर बात करते हैं होल नंबर, तो नेचुरल नंबर में आप 0 ऐड कर लो, वो हो गया हमारा होल नंबर। फिर बात करते हैं प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। अच्छा, 2 बात थोड़ा यहां समझ लेते हैं हम लोग, क्या थोड़ा समझना। दो चीज समझने के लिए हम लोग समझते हैं, एक होता फैक्टर और एक होता मल्टीपल। ये दोनों बात को थोड़ा समझना ध्यान से। तो भैया फैक्टर क्या है, अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर की बात करें जरा समझना। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं 12,
इसके फैक्टर कौन कौन होंगे? इसका एक फैक्टर हो गया 1, यानी कि जिससे ये कट सके। दूसरा फैक्टर हो गया 2, तीसरा फैक्टर हो गया इसका 3, फिर 4, फिर 6। क्या ये 8 से कटेगा? नहीं। फिर किससे कटेगा? 12। मतलब इसके फैक्टर कौन कौन हो गए? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये इसके फैक्टर हो गए। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं 12 के मल्टीप्लायर की बात करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 12 का मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 48, 60, आगे बढ़ जाए। अरे 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, ऐसे बढ़ते चले जाओ, है ना। तो ये हो गया मल्टीप्लायर और ये हो गए इसके फैक्टर। सिमिलरली अगर ऐसे ही हम कुछ बात करें, जैसे बात करते हैं 6 के फैक्टर की बात करते हैं, इसके फैक्टर कौन कौन हो जाएंगे? तो सर 6 जिस भी नंबर से कटेगा वो सब के सब इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो 6 किससे कट रहा है? एक 1 से, फिर 2, फिर 3, सॉरी हाँ 1, 2, 3 और 6, ये सभी के सभी इसके फैक्टर हो जाएंगे। यही अगर आपको 6 के मल्टीप्लायर की बात करनी हो तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लायर हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 24, 30, आगे बढ़ते चले जाओ भैया, जहां तक बढ़ना है वो सभी के सभी इसके मल्टीप्लायर हो जाएंगे। तो देखो दो बात समझना, एक मल्टीप्लायर और एक फैक्टर। फैक्टर क्या होगा? जिस जिस नंबर से वो कटेगा वो उसका फैक्टर होगा। मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर क्या होगा? जो भी नंबर उसके मल्टीपल के ऑर्डर में आते जाएगा, यानी कि उसके टेबल में आते जाएगा, वो सब के मल्टीप्लायर हो जाएंगे, है ना। अब देखो थोड़ा समझना, कभी भी फैक्टर, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो उस नंबर से बड़े नहीं हो सकते। यानी कि अगर मान लो जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे 6 को लिखे हैं, तो क्या 6 का जितना भी फैक्टर होगा वो देखो ना, या तो 6 होगा या उससे छोटा होगा, कभी 6 से बड़ा नहीं हो सकता। पर मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो या तो वो 6 होगा या 6 से बड़ा होगा। मल्टीप्लायर हमेशा 6 या कोई भी संख्या, जो भी संख्या हम यूज करेंगे उससे हमेशा या तो वो खुद के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। मल्टीप्लायर क्या होगा? उससे बड़ा होगा, और फैक्टर क्या होगा? उससे छोटा होगा। ये दो बात समझना। ये मल्टीप्लायर और फैक्टर के बारे में आप, हमको लगता है सब कुछ समझ गए होंगे, है ना। अब देखो, अब एक सवाल आपके चैप्टर के अंदर आएगा, कहेगा कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो थोड़ा समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। जैसे यही दो नंबर यूज करते हैं। अब जब भी कभी हमको एचसीएफ या एलसीएम की बात करेगा, एचसीएफ या एलसीएम की बात करेगा, तो कम से कम 2 नंबर की बात करते हैं। देखो जब भी कभी कंपैरिजन की बात होती है ना, 2 नंबर के बीच में किसी रिलेशन की बात होती है ना, तो रिलेशन निकालने के लिए हमेशा दो चीज, चाहे वो आप नंबर की बात करें या फिर 2 आदमी की बात करें, 2 क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जब भी कभी किसी चीज का रिलेशन निकालना होता है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ ये क्या है? ये भी एक तरह का रिलेशन है जो हमको 2 या 2 से ज्यादा नंबर की बात करेगा, उसके बीच में हमको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा। तो देखो एचसीएफ की अगर बात करते हैं तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो समझना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो फैक्टर और मल्टीपल ये 2 चीज हम लोग अभी सीख चुके हैं, है ना। अब जरा हम अभी सिर्फ 2 नंबर लेके बात कर रहे हैं, आगे 2 से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 नंबर जैसे अभी हम बात कर ले, मान लो एक नंबर 12 हो गया, दूसरा नंबर 18 हो गया, इसके बीच में हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। वो भी किस तरीके से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं दिया होता ना, तो हम लोग सिंपली इसके फैक्टर को एचसीएफ को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा समझना। अगर हम 12 की बात करें तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ये 12 के फैक्टर हो गए। अब अगर हम 18 की बात कर रहे हैं तो देखो 18 किस किस से डिवाइड होगा? तो 1 हो गया सर जी, 2 हो गया, 3 हो गया, क्या 4 होगा? नहीं होगा। 6 होगा, यस 6 होगा। फिर और कौन होगा? 9, 9 के बाद फिर कौन होगा? 18, ये खुद, और किसी चीज से नहीं होगा। अर्थात 12 के फैक्टर ये सारे हो गए और 18 के फैक्टर ये सारे हो गए। तब ये 12 और 18 में हम क्या यूज कर रहे हैं? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे फैक्टर, पहली बात जो कॉमन हो और दूसरी बात जो हाईएस्ट भी हो।
तो भैया देखो 1 यहां भी है, 1 यहां भी है, कॉमन तो ये दोनों भी हो गए। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन तो ये भी हो गए सर। फिर देखो 3 यहां भी है और यहां भी है, 3 यहां भी, ये भी तो कॉमन हो गए। फिर बात करते हैं 4 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है। और 6 की अगर हम बात करें तो 6 यहां भी है, देखो 6 यहां भी है, और तो कोई नहीं। तो इसमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर आ गए? ये सारे के सारे नंबर यानी कि 6, 3, 2 और 1 ये सब के सब कॉमन आ गए। पर इसमें जो हाईएस्ट होगा ना वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। कहने का मतलब एचसीएफ की अगर हम बात करें इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है? देखो 6 ऐसा है जो कॉमन भी है और सबसे ज्यादा बड़ा भी है यानी कि हाईएस्ट भी है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा यहाँ का एचसीएफ हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे? 6 हो जाएगा सर जी हमारा। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब जरा समझते हैं इसी दोनों का, ये तो हो गया हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका इन जनरल जैसे हम लोग निकालते हैं। अब अगर हम बात करें ये 18 और 12 के बीच में एचसीएफ निकालना भैया हमको। अब वो एचसीएफ सवाल यूज करेगा कि तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है समझते हैं। सबसे पहले जिस भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर की बात हमारे पास कहेगा ना सवाल हमको, तो हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर। कहने का मतलब क्या जरा समझना, बच्चा ने सीखा होगा 2 छक्का 12, 2 तिया 6, क्या अब 3 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि अगर 12 की बात करें तो 2, देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यही ना 12 के बराबर आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिजाइन में लिख लेते, क्या इसको हम लिखते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 18 की बात करते हैं तो इसको पहले 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18। अब 9 2 से डिवाइड तो होना नहीं है, तो 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 90, सॉरी 3 3 जा 9। तो अगर हम 18 की बात करें तो ये क्या आ गया सर? ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कहने का मतलब 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका जो एचसीएफ निकालेंगे हम, कहने का मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो। अब देखो ना यहां 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब क्या हो गया? 2 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। अब यहां 2 कितनी बार आ रहा है? 1 ही बार आ रहा है। तो भैया एक बार 2 तो दोनों में कॉमन है ना, यानी कि एचसीएफ में एक बात तो क्लियर हो गया कि भाई 2 आएगा हमारा एक। दूसरी बात देखते हैं, यहां 3 का पावर 1 मतलब 3 एक ही बार आया है, यहां 3 का पावर 2 मतलब 3 2 बार आया है। तो यहां 2 बार 3 आया है और यहां 1 बार 3 आया है। इट मींस 1 बार 3 तो हम कॉमन कर सकते हैं ना, तो हम 1 बार 3 दोनों में था तो कॉमन निकाल लिया। अभी बताओ 2 मल्टीप्लाई 3 यही हमारा इस दोनों का एचसीएफ बनेगा। इसका मतलब अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो कितना हो गया हमारा? 6। देखो पहली बार जब हम लोग बनाए थे तो उससे भी एचसीएफ हमारा 6 आया था और अभी भी हमारा कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है एचसीएफ। मतलब ये एक ऐसा मेथड है जिस सवाल आपको खुल के ये बात बताएगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जब भी हमारा कहेगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे, है ना। अब देखिए एलसीएम के बारे में समझाते हैं। जैसे यही दोनों नंबर का एलसीएम हमको निकालना होता है। अच्छा इसको मिटाएंगे नहीं, हम थोड़ा साइड में यहां पे बना लेते हैं। देखो अगर हम बात करें, देखना इधर 12 की बात करते हैं तो 12 का फैक्टर क्या आ रहा था हमारे पास? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। फिर अगर हम 18 की बात कर लेते हैं, 18 हमारे पास कितना आया था? 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2। ये हमारा दोनों का फैक्टर टूटा पड़ा था, है ना। अब हम अगर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, ऐसा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। देखो इसमें कैसे निकालेंगे समझना बात को। जो भी पहली बात दोनों में कॉमन है, जैसे 2 दोनों में कॉमन है, सिमिलरली देखो ये 3 भी ऐसा है कि दोनों में है। आगे देखेंगे ऐसा भी आएगा जहां दोनों में कॉमन ना आए, ना आए तो ना आए, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या करना है। तो यहां है 2 का पावर 2 और यहां है 2 का पावर 1। एलसीएम में याद रखना लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जरा समझना, यानी कि जो इस दोनों का मैक्सिमम वैल्यू होगा। यहां देखो 2 का पावर 1 है और यहां 2 का पावर 2 है, तो हमारा एलसीएम में 2 का पावर 2 आएगा इनटू। अब देखो यहां 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, तो मैक्सिमम कौन हो गया? 3 का पावर 2। पहली बात तो दोनों में होना चाहिए और दोनों में जो बड़ा होगा वो हमारा आएगा, यानी कि 3 का पावर 2। हाँ तो ये हमारा हो गया 2 3 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, हमको लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बाकी और हम ये सवाल क्वेश्चन करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना।
तो हम आगे और चीज समझेंगे। तो हमको लगता है फैक्टर और मल्टीपल इस दोनों के बारे में आपको समझ आ गया होगा। आगे बाकी क्वेश्चन से हम लोग और इस चीज को इन डिटेल्स करेंगे, देखेंगे बहुत सारी चीजों में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखें, रियल नंबर, सॉरी अभी रियल नंबर पे आए नहीं, सबसे पहले देखें नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर प्राइम नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। देखना देखो को प्राइम नंबर क्या होता है। अब यहां एक मिसकंसेप्शन हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जैसे सुनते हैं ना को प्राइम नंबर, इसका मतलब दिमाग में अच्छा कुछ प्राइम नंबर के जैसा कुछ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम नंबर के जैसा कुछ होगा ऐसी बात कुछ भी नहीं है, समझना। को प्राइम कहने का मतलब हम बात करते हैं, देखो हम दो नंबर चूज करते हैं। देखो एक लेते हैं हम लोग क्या, ठीक है, एक पहले लेते हैं क्या 5 और दूसरा नंबर ले लिया 7। अब देखो को प्राइम कहने का मतलब क्या हो गया, कॉमन फैक्टर इज 1। याद रखना केवल एक यानी कि कॉमन फैक्टर होगा, मतलब उस दोनों में जो कॉमन होगा वो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, केवल 1 होगा। 1 मतलब हम नंबर की बात कर रहे हैं, केवल एक कॉमन होगा। जैसे अगर हम 5 की बात कर रहे हैं तो 5 का फैक्टर क्या हो गया 5 और 1। फिर 7 की बात करेंगे तो 7 का फैक्टर क्या हो गया 7 और 1, है ना। अब देखो इस दोनों में 1 और 1 यही कॉमन है, समझ रहे बात को। तो ये हो गया हमारे को प्राइम नंबर। अब दूसरा नंबर एक हम चूज कर लेते हैं, एक हो गया 9 और एक हो गया हमारा 40। देखो ये दो नंबर ले लेते हैं, एक हो गया 9 और ये हो गया 40। अगर हम बात करें क्या 9 एक प्राइम नंबर है, नहीं 9 प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। अभी कंपोजिट क्या होता है उसको समझेंगे, बस अभी समझ लो। कंपोजिट उसको बोलते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट इसको बोलेंगे जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कहने का मतलब अगर हम 9 की बात करें तो 1, 3 और 9 ये 3 इसके फैक्टर हो गए, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सिमिलरली अगर हम 14 की बात करते हैं तो 1, 2 और 7 ये तीनों के तीनों इसका फैक्टर हो गए। पर ऐसे दो नंबर जिसके बीच कॉमन केवल एक आए, 1 नंबर की बात कर रहे हैं, एक कॉमन नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में 4-4 आ गया, नहीं, दोनों में कॉमन केवल 1 नंबर होना चाहिए, एक। अर्थात देखो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, केवल 1 कॉमन है, यानी कि कॉमन फैक्टर इज 1। हम क्या बोल रहे हैं प्राइम नंबर, इसके बीच याद रखना कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इसके बीच जो कॉमन है वो क्या है 1। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है को प्राइम नंबर है। को प्राइम होने के लिए उस दोनों नंबर का या तीनों नंबर का या जितने भी नंबर दे दे उस नंबर का प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है। वो नंबर प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, पर को प्राइम होने के लिए वो नंबर के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा, यानी कि उसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावे, बस एक ही उसके बीच में कॉमन होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं। उसको बोलेंगे हम लोग को प्राइम नंबर। तो देखो भैया को प्राइम नंबर समझ में आ गया। अच्छा कंपोजिट भी अब समझ गया, बताने की जरूरत नहीं। कंपोजिट क्या होगा, तो कंपोजिट का मतलब होता है, कंपोजिट नंबर मतलब हो गया मोर देन 2 फैक्टर कॉमन, मोर देन 2 फैक्टर कॉमन, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर कॉमन हो उसको बोलते हैं लोग कंपोजिट नंबर। जैसे अभी यहां बात कर रहे थे कंपोजिट कौन हो जाएगा, क्या ये कंपोजिट फैक्टर है, सॉरी कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर कॉमन नहीं, सॉरी कोई भी नंबर कंपोजिट क्या कब होगा जब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, है ना। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया, को प्राइम भी समझ में आ गया। अब धीरे धीरे हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, अर्थात ये सब तो ऐसी बातें हैं ना जो हम लोग बचपन से अभी तक शायद समझ रहे होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर दिए क्योंकि अभी हमारे पास ये सारी चीजें आएंगी तो वहां परेशानी हो सकती है। देखो अब हम रियल नंबर की बात करते थे, सबसे पहले इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्या, एक रैशनल और एक इर्रेशनल, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रैशनल नंबर में सारे चीज आ जाएंगे, कहने का मतलब नेचुरल नंबर,
अब ये कैसे आया नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर रेशनल कैसे हुए, ये हम अभी बात करेंगे। पर रेशनल नंबर मतलब नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, इंटीजर आ जाएंगे, प्राइम नंबर आ जाएंगे, को प्राइम नंबर आ जाएंगे, को प्राइम तो 2 नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ये सभी के सभी रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। अब रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी नंबर एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जरा समझना, कोई भी नंबर पी और क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 ना हो। तीसरी बात, पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर। पी क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। और सबसे जो खास बात है इसका समझना, क्योंकि देखो यही रूल अभी आएगा जब हम लोग को सवाल आप देखेंगे तो आपके बुक में ऐसे सवाल मिलेंगे कि प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है ना, या इस तरह टाइप के जितने भी सवाल आएंगे उसमें बस यही एक नियम हम लोग यूज करेंगे और यही रिजल्ट से हम लोग वहां पे सारी चीजों को प्रूफ करेंगे। कहने का मतलब क्या हो गया कि देखो पी क्यू में पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, क्यू 0 ना हो, पी क्यू इंटीजर हो, ठीक है। और दूसरा सबसे बात, पी और क्यू आपस में कैसा होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, याद रखना। अब देखो बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर देखेंगे जहां पी और क्यू को प्राइम नहीं हो। अब जरा सोचो, जस्ट अब एग्जांपल बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 और 4 क्या एक रेशनल नंबर नहीं है, ऑफ कोर्स है रेशनल नंबर, पर इन जनरल हम लोग बोल देते हैं रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अब जरा समझना, 2 की अगर हम बात करें तो 2 की बात करेंगे तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 और 2, 2 फैक्टर। फिर वही अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 के कितने फैक्टर हो गए, 1, 2 और 4। अब जरा देखो, 1 और 1 कॉमन, 2 और 2 कॉमन। अभी याद करो, थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे क्या, को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर, 2 नंबर जिसके बीच केवल कॉमन फैक्टर 1 हो। तो भैया 1 तो कॉमन था, पर क्या केवल 1 है, नहीं, 2 भी हमारे पास कॉमन नंबर है, तो इसको को प्राइम हम नहीं बोल सकते। इसीलिए आप 2/4 को पट से काट देते, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अर्थात ये 2/4 नहीं, एक्चुअली में ये 1/2 लिखा हुआ है। तो इन जनरल जब हम बात करेंगे तो 2/4 को हम रेशनल बोल देते हैं, लेकिन परफेक्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब हो गया कि रेशनल नंबर कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पहली बात, क्यू 0 ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो फंक्शन ही अनडिफाइंड, मतलब वो नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। दूसरी बात, पी क्यू का इंटीजर होना जरूरी है, वो इंटीजर होना चाहिए। और पी और क्यू आपस में क्या हो, को प्राइम नंबर हो। समझ रहे बात को, अर्थात कहने का मतलब हो गया रेशनल नंबर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। अब एक टर्म और आता है डेसिमल नंबर, उसमें बड़ा झोल झमेला होता है भैया। देखो डेसिमल नंबर के बारे में हम लोग कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, समझते हैं इस बात को। देखिए जब आप डेसिमल की बात करते हैं तो आपको अलग अलग तरह का डेसिमल दिखाई देता होगा। कैसा डेसिमल दिखाई देता है, जरा देखना। हम बात कर रहे हैं डेसिमल की, इसमें जरा देखो एक टाइप का डेसिमल ऐसे लिखा होता है कि 1.23, बस 1.23, 3 से आगे कुछ भी नहीं है, या फिर 0.24, कुछ इस तरह से। फिर एक रेशनल नंबर तुमको ऐसा दिखाई देता है 0.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब ये 3 आते जाएगा भैया। 1.21212121 पूरा डिवाइड करते जाओ, आते जाएगा। ऐसे फ्रैक्शन मिलेंगे जिसको आप डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ सीन आने वाला है। या फिर कुछ इस तरह से दिखेगा 3.791279127912 अप टू सोन, ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। जरा देखो एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त होना, बंद होना। यानी कि ये एक ऐसे नंबर है, देखो भैया हम 2 ही लिखे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही होता है, होते बहुत सारे हैं। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहे हैं। ये एक ऐसे नंबर है जो टर्मिनेट कर जा रहा है, बंद हो जा रहा, समाप्त हो जा रहा है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखो
देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटिंग नंबर है, रिपीट हो रहा है। देखो इधर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, अर्थात जो बंद तो नहीं हो रहा है, समाप्त तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट कर रहा है। और तीसरा एक एग्जांपल यहां लिख दे रहे, समझना, जैसे 1.2347985 अप टू 100। जरा इस नंबर को गौर से देखो, 1.2317985 डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा। क्या इस सीरीज में जरा आप ध्यान से देखिए, कोई भी नंबर आपको रिपीट करता हुआ एक लय में दिखाई दे रहा है? नहीं, किसी भी रिपीटेशन में नहीं आ रहा। या फिर ऐसे सोचो 1.112 11113 11114, क्या कोई रिपीट हो रहा है? नहीं। अब तुम्हारे मन में होगा देखो 1 तो रिपीट करा, नहीं भैया, देखो यहां 2 ही बार 1 है, फिर यहां 4 बार 1 है, और अगर ये 2 बार 1 रिपीट हो भी जाता ना, मान लो ऐसा ऐसे ऐसे लिख देते हैं, देखो 3114, क्या ये रिपीट हो रहा? नहीं। 1 के बाद 2 आ रहा है, तो फिर 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, पर यहां 3 आ गया। 1 के बाद फिर 2 ही आना चाहिए, पर यहां 4 आ गया। ऐसे ही चलते जाए। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है सर जी, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग। अर्थात डेसिमल आपको 3 कैटेगरी में दिखाई देगा। एक टर्मिनेटिंग नंबर, ये रहा, जो कुछ समय के बाद जाके बंद हो जाएगा। एक आएगा आपको जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग नंबर है, जो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन वो रिपीट करेगा। और एक नंबर ऐसे आ जाएंगे जो ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और साथ ही साथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, ये सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। ये सभी के सभी, यानी कि ये दोनों कैटेगरी का जितने भी डेसिमल दिखाई देगा, इसको हम लोग क्या काउंट करेंगे? रैशनल। ये सभी के सभी रैशनल नंबर होते हैं। पर ऐसे जितने नंबर हैं जो ना तो टर्मिनेट करते हैं ना ही रिपीट करते हैं, इसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। तो देखो सबसे पहले तो हम समझ गए रेशनल नंबर, जो प्योर रेशनल की बात करते हैं तो वो पी बाई क्यू में होना चाहिए, क्यू जीरो ना हो, पी क्यू इंटीजर हो और क्यू और पी दोनों आपस में को प्राइम हो। पहली बात तो ये आ गई समझ में। फिर जब हम डेसिमल के अंदर गए तो डेसिमल में देखा कि भैया डेसिमल ऐसा ना कि डेसिमल में 3 कैटेगरी दिखाई देता है। एक जो टर्मिनेट कर जाएगा वो रेशनल आएगा, एक जो टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा वो भी रेशनल बनेगा, और एक ऐसा जो टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या? इररेशनल नंबर। क्या हो गया? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इररेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? तो हम समझते हैं डेसिमल का भी सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया होगा। अब हम छोटे छोटे कुछ कुछ सवाल पे आते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे, जरा समझना। आप सुनते होंगे पाई के बारे में, तो पाई के बारे में आप समझते होंगे कि पाई क्या है? 22/7। तो सर 22/7 है तो कायदे से इसको क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए, है ना? कायदे से अगर हम बात करें कि पाई की अगर हम बात करते हैं तो पाई क्या है सर? इसके बारे में तो हम लोग पढ़े हैं, जब भी बुक में दिया रहता है 22/7 लिखा रहता है, तो आप देखो ना 22 और 7 एक दूसरे का को प्राइम भी है, ठीक है सर, और पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, वो भी बात है। नीचे वाला जो 7 है वो भी 0 नहीं है, तो इसको तो रेशनल होना चाहिए था, पर ये रेशनल नहीं होता है। एक्चुअली में जानते हो ये रेशनल, ये जो 22/7 देखते हैं ये एज्यूम्ड वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू है। एक्चुअली में क्या होता है? पाई का जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू होती है, ठीक है ना, पर उसको मान लिया गया कि ये 22/7, ठीक है। आप इसीलिए जब बुक में देखेंगे तो बुक में ऐसा देखना लिखा रहता है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14, है ना, जबकि 3.14 ही नहीं होता, 14 के बाद फिर और आगे चलते जाता है और बिल्कुल चलते ही चले जाएगा, और वो ना तो रिपीट होगा ना ही खत्म होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, इसलिए पाई को हम लोग क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात और भी कभी कभी देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट के नीचे अगर आप 4 डाल देते हो तो आप 4 का स्क्वायर रूट तो हमेशा 2 लिख सकते हैं,
या फिर रूट के अंदर 9 डाल देते हैं तो 9 का स्क्वायर रूट आप 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो क्यूब रूट में 22/7 दे देते हैं, तो 22/7 कहने का मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट मतलब 3 × 3 × 3, 3 बार में से एक बार निकालना, तो ये भी 3 बार निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो एक रैशनल नंबर बाहर निकलेगा। पर अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कहने का मतलब हो गया रूट अंडर 5, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरैशनल नंबर है। रूट के अंदर 7, ये भी एक इरैशनल नंबर है, रैशनल नहीं है। सिमिलरली रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर अगर हम लिख देते हैं 64, तो 64 का क्यूब रूट टूट सकता है। जिनके क्यूब रूट टूट जाएंगे, यानी कि परफेक्ट क्यूब अगर इसके अंदर है तो वो रैशनल होगा, अदरवाइज वो रैशनल नहीं होगा। अर्थात इसका वैल्यू क्या हो गया, ये 4 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये अगर हम क्यूब रूट ऑफ लिख देते हैं 65, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं होता, ये एक क्या हो जाता, इरैशनल नंबर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हो गया, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रैशनल होगा, और क्यूब रूट के अंदर परफेक्ट क्यूब है तो वो रैशनल होगा। अगर क्यूब रूट के अंदर कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है या स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो सभी के सभी इरैशनल नंबर में काउंट आएंगे। समझ में आ रही है भाई? अर्थात रैशनल और इरैशनल के बारे में समझ में आ गया। डेसिमल फ्रैक्शन कैसे हम लोग सोचते हैं, उस पर कैसे सवाल को अटेम्प्ट लेंगे, समझ में आ गया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, और देखो डिट्टो ऐसे ही आपको एक बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना, आपको कुछ भी आगे पीछे नहीं लिखना, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना जैसे अभी हम बताएंगे। जैसे तुमको हम एक सवाल लिख रहे हैं, देखना इधर सवाल आपसे करेगा कि आप प्रूफ करो कि अंडर रूट टू एक इरैशनल नंबर है। देखो सवाल हमको कह रहा है प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरैशनल नंबर, और ये 5 मार्क्स में पूछ देगा। तब तुम्हारे मन में आएगा सर आप अभी बताए कि रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा, नहीं परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल नहीं होगा, वो इरैशनल होगा। तो दिख तो रहा है सीधा सीधा, क्या अंडर रूट 2 लिख रहा है, क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन है? जैसे अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 कैसे बना होगा, 2 के स्क्वायर से। अगर हम 9 की बात करते हैं 9 कैसे बना होगा, 3 के स्क्वायर से। अगर हम 16 की बात करते हैं 16 कैसा बना होगा, 4 के स्क्वायर से। तो ये सारे नंबर ना परफेक्ट स्क्वायर में काउंट होते हैं, पर 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो बस तो सीधा बोल सकते हैं हम कि इरैशनल नंबर है। पर नहीं, आपको प्रूफ करना है 5 मार्क्स में। तो कैसे प्रूफ करेंगे, वो स्टेप को समझना होगा, उस स्टेप के अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तब देखो कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सवाल को हमेशा बनाने के लिए, जब आपको रैशनल इरैशनल प्रूफ करना हो ना, तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप इस बात को समझिए कि जैसे अभी सीखेंगे उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मतलब हम जो चीज एज्यूम किए हैं वो आगे जाके गलत हो जाए। जैसे हम माने कि ये बोर्ड ना होके क्या है, एक मार्कर है, आगे जाके पता चला कि नहीं ये तो मार्कर नहीं है, इसका मतलब हम जो माने थे वो गलत था, तो गलत था तो फिर सही हो गया ना कि ये बोर्ड है। ऐसा यूज करेंगे, समझना। मतलब अब हम यहां कैसे बनाएंगे समझना। लेफ्ट मान लेंगे, लेफ्ट अंडर रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ऐसा हम लोग मानेंगे। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब रूट अंडर 2 जो होगा ना सर, वो क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा। ठीक है सर जी। अब p/q के बारे में हमको मालूम है क्या बात, कि सर q 0 नहीं होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और साथ ही साथ p एंड q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। अर्थात यहां लिख देना वेयर q शुड नॉट बी 0, p एंड q को प्राइम इंटीजर। ठीक है ना, हमारे स्पेलिंग पे ध्यान मत लगाना, वो आप लोग समझ रहे हैं ना। चलो, अंडर रूट 2 को क्या मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, और रैशनल है तो ये p/q में होगा, और p/q में होगा इसका मतलब q 0 नहीं होगा, और p और q आपस में क्या है, एक को प्राइम इंटीजर है। ठीक है सर। अब अगर ऐसा है, अच्छा एक बात, थोड़ा सा यहां एक कॉन्सेप्ट हमको पहले सिखाना था, नहीं सिखाया, देखो हम यही सिखा दे रहे।
जरा एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं 9 का स्क्वायर, क्या 9 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है? हाँ सर, 9 का स्क्वायर क्यों नहीं डिविजिबल होगा 3 से? डिवाइड करके देख लेते, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हाँ डिवाइड तो हो गया। अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पक्की बात है 3 9 को भी डिवाइड करेगा। करके देख लो, 9 को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली जरा समझना, अगर हम बात करते हैं 7 के स्क्वायर को, अगर 7 डिवाइड कर दे रहा है, तो जरा देखो तो क्या 7 को डिवाइड करेगा? सर ये क्या बता रहे हैं, ये बात तो एकदम बिल्कुल है ही, तो ये है ही नहीं, इसी चीज को यहां समझना है। अर्थात एक नियम निष्ठा आप अपना बना लीजिएगा कॉपी के अंदर, ये डिब्बा बंद करके इसी डिब्बा के अंदर इसको रख देना है। क्या कि if a divides b square, then a also divides b। अर्थात अगर a b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्की बात है a b को भी डिवाइड करेगा। वेयर, एक बात ध्यान देना और यही बात है पकड़ने वाला, वेयर a इज अ प्राइम नंबर, याद रखना, यानी कि ये जो a है हमेशा प्राइम होना चाहिए। वेयर a इज अ प्राइम नंबर, ये कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, समझना। हमेशा देखो, हम जब भी किसी चीज से डिवाइड किए तो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 3 एक प्राइम नंबर है, और अगर 3 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 9 को भी जरूर से डिवाइड करेगा। सिमिलरली 7 क्या एक प्राइम नंबर, 7 अगर 7 स्क्वायर छोड़ो ना, किसी दूसरे नंबर को लिख लेते हैं, 49 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 हमेशा 49 को भी डिवाइड करेगा। 7 अगर 64 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा नहीं मालूम, अरे नहीं कर रहा है, 7 एक प्राइम नंबर है, 64 एक कंपोजिट नंबर, कैसे डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। चलो 7 और किसको डिवाइड कर सकता है? 56 के स्क्वायर को। 7 अगर 56 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 7 56 को भी जरूर डिवाइड करेगा। कहने का मतलब अगर किसी के स्क्वायर को कोई एक प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये बात दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अब जरा आते हैं हम अपने सवाल पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब हम अपने सवाल पे आते हैं। देखो एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट हमको पहले सिखा देना था, पर चलो निकल गया तो आ गया, कोई नहीं है, इसको मिटा दे। चलिए देखो, तो हम बात कर रहे थे, देखो हाँ, तो हम क्या मान लिया, √2 एक रैशनल नंबर है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q, वेयर q इज नॉट 0 एंड pq को प्राइम इंटीजर है। अब देखो, क्या यहां से हम लिख सकते हैं p बराबर √2q? हाँ सर, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, ठीक है सर। अब क्या है ना, रूट दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, जरा दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां जब स्क्वायर करेगा तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 और q का स्क्वायर बन गया सर q स्क्वायर, बराबर क्या हो गया इधर p स्क्वायर। इसको हम कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं। जरा देखो, p स्क्वायर बराबर कितना है? 2 इंटू क्यू स्क्वायर। जरा समझना, ये जो है p स्क्वायर का वैल्यू, ये क्या है? 2 इंटू क्यू स्क्वायर। जरा सोचो तो, इस 2 इंटू क्यू स्क्वायर में क्या हम 2 से डिवाइड कर पा सकते हैं? ऑफ कोर्स 2 से 2 काट सकता है, डिवाइड हो सकता है। कहने का मतलब क्या, जरा देखो, p स्क्वायर जो है किससे डिवाइड हो रहा है? यानी कि 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है। ये 2 स्क्वायर क्या है? 2q स्क्वायर क्या है? यही तो p स्क्वायर है। यानी कि 2 एक प्राइम नंबर है और ये किसको डिवाइड कर पा रहा है? p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहां हम जरा समझना, ये क्या लिखे हैं? सिंस 2 divides p square, then 2 also divides p। देखो समझना, यहीं पे समझना है, क्या बोल रहे समझना, क्या निकला? देखो p स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आया? ये आया 2q स्क्वायर के बराबर। जरा देखो तो, ये जो 2q स्क्वायर है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ, ये 2 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब p स्क्वायर किससे डिवाइड हो जा रहा है? 2 से।
तो 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स पी। ठीक, तो अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 2k के बराबर होगा, क्योंकि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर पा रहा है, 2। अरे तो 2 का ही नहीं कोई मल्टीप्लायर होगा, 2 किसको डिवाइड कर पा रहा है, 2 अपने मल्टीप्लायर को डिवाइड कर सकता है। तो पी स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, 2k। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहे थे, हाँ देखो, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स ऑल्सो पी, यानी कि 2 किसको डिवाइड कर पा रहा है, पी को भी डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि पी जो होगा, अगर 2 उसको डिवाइड कर पा रहा है, जरा समझना, अगर 18 को 2 डिवाइड कर पा रहा है तो 18 में 2 छुपा है ना रे, 2 इंटू 9 बराबर 2, देखो तो तभी तो 2 से 2 काट रहा है, कह रहा है अगर 18 को 2 काट पा रहा है तो 18 में 2 है, यानी कि 18 जो होगा ना वो 2 के किसी न किसी मल्टीप्लायर के फॉर्म में होगा, हाँ श्योर 2 के 9 के मल्टीप्लायर के फॉर्म में। सिमिलरली अगर 2 डिवाइड कर पा रहा है p को, यानी कि ये जो p है ना वो 2 के मल्टीप्लायर के फॉर्म में होगा, यानी कि p का वैल्यू क्या होगा, कोई ना कोई 2 का मल्टीप्लायर होगा, हो सकता है 2 दूना 4 हो जाए, 2 तिया 6 हो जाए, 2 चौका 8 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसीलिए हमको एक कांस्टेंट मान लिया 2k के बराबर होगा। अब अगर p का वैल्यू 2k का वैल्यू 2k के बराबर है तो हम इस p के वैल्यू को यहां पुट कर दे रहे हैं। नाउ पुट p इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन फर्स्ट। तो p का वैल्यू यहां 2k हम पुट कर दे रहे हैं, तो 2q स्क्वायर बराबर 2k का होल स्क्वायर हो गया, तो 2q स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर हो गया, यानी कि q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2k स्क्वायर हो गया। अब देखो इधर फिर झमेला, q स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया सर, 2k स्क्वायर के बराबर। तो जरा देखो तो q स्क्वायर को अर्थात 2k स्क्वायर को क्या 2 डिवाइड कर पा रहा है, हाँ, इसका मतलब q स्क्वायर का वैल्यू अगर 2k स्क्वायर है अर्थात 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है, तो 2 एक प्राइम नंबर है, अगर ये q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइड्स q ऑल्सो, ये q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब q को अगर 2 डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब q का जो वैल्यू होगा वो 2 के किसी न किसी मल्टीप्लायर के फॉर्म में होगा, 2c मान लेते हैं, वहां के माने थे यहां c मान लिए, 2c होगा q का वैल्यू। अब तो हमको एक बात बताओ, हम क्या सिखाए थे आपको कि रेशनल नंबर क्या होता है, पहली बात p q के फॉर्म में हो, q जीरो ना हो और p और q आपस में कैसा हो, को प्राइम हो। अब तुम ही बताओ, p का वैल्यू आया 2k, q का वैल्यू आया 2c, तो p भी 2 से डिवाइड हो सकता है, q भी 2 से डिवाइड हो सकता है, बाकी और ये किससे से डिवाइड होगा नहीं मालूम, पर 2 से तो जरूर डिवाइड हो रहा है। अब को प्राइम के बारे में हम आपको क्या सिखाए थे कि केवल एक ही उसका फैक्टर हो सकता है, लेकिन सर इस p और q का फैक्टर तो 2 भी हो रहा है ना, तो लिखेंगे चूंकि p एंड q बोथ डिविजिबल by 2, it means p and q are not co-prime, चूंकि p और q अगर केवल एक से डिविजिबल होता तो बोलते को प्राइम है, पर यहां केवल एक से नहीं हो रहा है, यहां 2 से भी डिवाइड हो गया, हो सकता है किसी और चीज से भी डिविजिबल हो नहीं मालूम, पर 2 से तो कम से कम है। तो चूंकि वो 2 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो को प्राइम नहीं रहा। अगर को प्राइम नहीं रहा तो क्या हमारा जो माना हुआ है वो सही हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब जो हम √2 को p/q यानी कि एक रेशनल माने थे, क्या वो सही है, नहीं। इट मींस आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, इसका मतलब हमारा जो माना हुआ है वो क्या है, गलत है। लिख देना, मेरे पास जगह नहीं बचा है। इट मींस आवर एजम्पशंस इज रॉन्ग, that's why √2 is not a rational number, that implies √2 is an irrational number। बोलो समझ में आया या नहीं आया,
नहीं आया तो एक सवाल हम अभी और समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, श्योर समझ में आ जाएगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, हम आपको अगले सवाल, एक सवाल और हम समझाते हैं। देखो सिमिलरली सवाल यही हमारा, बस थोड़ा सा अंतर कर देते हैं। देखो जैसे यहां √2 माने थे ना, अभी √2 नहीं, हम √5 मान लेते हैं। प्रूफ करो कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, सॉरी हाँ इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले क्या सीखे सर, हम सीखे मान लेते हैं कि √5 क्या है, बी अ रेशनल नंबर। ठीक है सर, अगर √5 रेशनल नंबर है, √5 p/q के बराबर होगा। अगर p/q के बराबर है तो √5q बराबर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अच्छा बाकी चीज लिख देना, p और q क्या है, को प्राइम इंटीजर है, q 0 नहीं है, ये चीज लिख दीजिएगा आप लोग। फिर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको स्क्वायर रूट को हटाना है। ये बन जाएगा 5q² बराबर p²। अब यहीं पे आता है हमारा कंक्लूजन, अर्थात p² का जो वैल्यू है वो कितना है, 5q²। 5q² यही ना हमारा p² है। सर एक बात बताइए, ये जो 5q² है क्या 5 से कट सकता है, हाँ कट सकता है। अर्थात 5q² मतलब p² 5 से डिविजिबल है, हाँ है। तो हम लिख सकते हैं यहां 5 डिवाइड्स क्या, p²। 5 p² को डिवाइड कर दे रहा है। अब 5 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो 5 डिवाइड्स p ऑल्सो। अगर कोई एक प्राइम नंबर किसी p² को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। हम लोग थोड़ी देर पहले समझे थे इस बात को। इसका मतलब 5 अगर p को डिवाइड कर पा रहा है तो ये जो p है ना वो 5 के किसी न किसी मल्टीप्लायर के फॉर्म में होगा। अर्थात p बराबर हम यहां से लिख सकते हैं कितना, 5k। इसको मान लेते हैं, हाँ बस इसको, ये आ गया हमारा। अब जो हम p का वैल्यू 5k ये हमको निकला है, तो हम इसको पुट कर देते हैं। नाउ पुट p = 5k इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। पहला इक्वेशन क्या हमारा, देखो यहां पे, तो p की जगह पे हम लोग 5k पुट कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, 5q² बराबर 5k का होल स्क्वायर, अर्थात 5q² बराबर 25k²। फिर 5 से काट दिया, यहां 5 आ गया, तो q² = 5k²। फिर वही कहानी, जरा गौर से देखो, ये जो 5k² आया है ये किसका वैल्यू है, q² का। मतलब अगर ये फिर देखो 5 से डिविजिबल है, हाँ है, 5 से कट जा रहा है। अगर ये 5 से कट जा रहा है, इसका मतलब 5 q² को डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब 5 डिवाइड्स q²। तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स q, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, और कोई एक प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब यहां से 5 अगर q को भी डिवाइड कर दे रहा है तो q भी किसके बराबर होगा, 5 के मल्टीप्लायर के फॉर्म में होगा। 5 अल्फा मान लिया, 5c मान लो, कुछ भी मान लो। तो क्या देखा, p का वैल्यू मिला 5k और q का भी मिला 5k, 5 अल्फा। तो p और q का फैक्टर क्या हो जाएगा, p और q ये दोनों के दोनों एक से तो कटेगा ही, साथ ही साथ p और q दोनों के दोनों 5 से भी कटेगा। पर हम आपको क्या बोले थे, को प्राइम नंबर क्या होता है, जो जिसका एक ही फैक्टर हो सकता है और वो फैक्टर है 1। पर इसके तो एक फैक्टर कम से कम हमको दिख रहे हैं 5, 1 तो है ही लेकिन 5 भी है। अरे ये 5 के 1 से कटेगा ना, 1 से तो सारे के सारे नंबर कट जाते हैं, तो 5 के भी कटेगा, 5 अल्फा भी कटेगा। और देखो ना 5 के और 5 अल्फा कम से कम 5 से तो अभी जरूर कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका मतलब p और q क्या है, p एंड q आर नॉट कोप्राइम। इसका मतलब हमारा जो माना हुआ assumptions है वो गलत है, और ये सब चीज को हम आगे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है, ओके। तो हमको लगता है इस टाइप के सवाल को अब आप बना सकते हैं। आ रही बात समझ में, तो चलिए आप इसका फोटो खींच सकते हैं और हम फिर इसी टाइप में अगले सवाल पे आते हैं। देखो आज सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हम खत्म कर देंगे। उम्मीद है कि हम सारे सवाल यानी चैप्टर ही खत्म कर दे, पर अगर ना हो पाया चैप्टर खत्म तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को हम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके बाकी सारे प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर देंगे।
पर कोशिश करते हैं इसी क्लास के अंदर हो जाए, देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए अगला टाइप का सवाल आ जाएगा, जैसे मान लो 2 माइनस रूट अंडर 3 या 2 प्लस रूट अंडर 3 कुछ भी आए। ये एक इरेशनल नंबर है, हमको प्रूफ करना है, वेयर रूट अंडर 3 इज इरेशनल। ठीक, अब देखो 2 माइनस अंडर रूट 3 इज, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जबकि वेयर दिया हुआ है रूट अंडर 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। समझ रहे बात को? अब समझिएगा, हम फिर वही बात, अगर इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं कि लेट 2 माइनस अंडर रूट 3 बी अ रेशनल। अगर ये रेशनल है तो 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या होएगा, p बाई क्यू। इसका मतलब 2 माइनस p बाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब देखना ध्यान से, ये जो रूट अंडर 3 है ये क्या है, एक इरेशनल, सवाल खुद बोल रहा है। ठीक है सर। अब अगर हम इस साइड को देखते हैं LHS को, देखो तो अगर हम आप इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2q माइनस p बाय q बराबर अंडर रूट 3। भिन्न का घटाव कर दिया। अब सुनिए 2 क्या है, एक रेशनल नंबर, और जब आप माने थे कि 2 माइनस रूट 3 एक रेशनल नंबर है, यानी कि 2 माइनस रूट 3 बराबर पी क्यू है, तो आप ये पहले यहां लिख दिए होंगे, हम नहीं लिखे, आप लिख चुके होंगे कि भैया यहां क्यू 0 नहीं है। दूसरी बात, पी और क्यू एक को प्राइम इंटीजर है, तो कोई भी इंटीजर रेशनल नंबर तो होएगा ही, है ना। तो अब देखो एक रेशनल नंबर 2 और क्यू भी एक इंटीजर, तो रेशनल नंबर, तो रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल, एक रेशनल नंबर मिलेगा। अब ये जो भी रेशनल नंबर मिलेगा, उस रेशनल नंबर में एक p यानी कि एक रेशनल नंबर को घटा रहे हैं, तो रेशनल माइनस रेशनल क्या बन जाएगा, रेशनल। तो ऊपर में कोई एक रेशनल नंबर, नीचे q एक इंटीजर है, ऑलरेडी रेशनल है, तो रेशनल नंबर बाय रेशनल नंबर, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर। और इस साइड आप क्या बोल रहे हैं, रूट अंडर 3, जो कि एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमारा कभी पॉसिबल नहीं है। एक रेशनल नंबर हमेशा रेशनल के ही बराबर हो सकता है, या एक इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल के ही बराबर हो सकता है, पर यहां तो रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब ये तो संभव नहीं है ना, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हमारा जो माना हुआ था वही गड़बड़ था। तो हम जो माने हैं ये एक रेशनल नंबर, सॉरी यहां ये एक रेशनल नंबर है, इसका मतलब आवर assumptions इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई सो 2 minus root 3 is not a rational number, it represents a irrational number। बात समझ में आ रही है? बोलो बात समझ में आ रही है? तो आ रही है, तो हम चलते हैं इसी के अगले टाइप के सवाल पे। इसी में जैसे यहां जोड़ घटाव में दे दिया, अब आपको जोड़ घटाव में मल्टीप्लाई में दे देता, 2 रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है, जबकि दिया हुआ है कि रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अरे कोई नहीं, सब सही वही चीज है यार, 2 अंडर रूट 3 को बोल दिए p बाई क्यू, लिख देना पी क्यू क्या है क्या नहीं है। अब देखो ना, ये लिख सकते हैं अंडर रूट 3 बराबर p बाय 2q। अरे भैया p एक इंटीजर है, मतलब एक रेशनल है, किसी इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर बनेगा जो एक रेशनल होगा, और रेशनल बाय रेशनल क्या हो गया, रेशनल। लिख देना, ये सब बात को लैंग्वेज में लिख देना। इस साइड क्या है, रूट अंडर 3 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल कभी रेशनल के बराबर होगा नहीं, इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत है, गलत है तो जो सही है वो सही है ना। तो ये बात हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब देखिए, आपको जब कभी भी किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करना होगा तो आप इस तरीके से ही प्रूफ करेंगे और इसी तरीके से लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट थे मोर एंड लेस हमको लगता है सारा चीज हम आपको बता दिए, कुछ भी कॉन्सेप्ट आपका छूटा नहीं। अब हम आते हैं सवाल के क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस पे। अब देखो, हम जो भी सवाल आपको बताएंगे वो आपके बुक से या आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन बताएंगे। बाकी जब आप बुक को पलटेंगे या फिर आप सैंपल पेपर या किसी भी चीज को जब आप पलटेंगे तो बिल्कुल डिट्टो वैसा ही सवाल आपको दिखेगा। तो आप सारे सवाल को प्रैक्टिस करिएगा। हम अभी आपको सवाल जो बता रहे हैं वो देखना, बिल्कुल हम
आपके क्वेश्चन पेपर से ही सवाल आपको दे रहे हैं और आपके बुक से जो कुछ भी सवाल है वो सवाल हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो सवाल क्या है जरा समझना। कह रहा है विच ऑफ दीज आर इरेशनल नंबर, विच ऑफ दीज आर इरेशनल नंबर, यानी कि 4 ऑप्शन हमारे पास है। एक है 5√5, दूसरा है बी नंबर ऑप्शन में 3 पाई, सी नंबर ऑप्शन में 0.346666 और डी नंबर में 0.3452106565 डॉट 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 आगे बहुत सारा नंबर है, उतना कौन लिखता है। कह रहा है विच ऑफ दीज आर रेशनल नंबर, इसमें से कौन एक रेशनल नंबर है। विच ऑफ दीज इज रेशनल नंबर, ये 4 ऑप्शन में से कौन रेशनल है ये आपको चुनना है। अब इसमें कहने की जरूरत नहीं है कि सर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो चलो खत्म हो गया। दूसरी बात, आप अभी सिखाए हैं पाई एक इरेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। हाँ, अब हम आते हैं इस पे और इस पे, ध्यान से देखना, इस पे और इस पे आते हैं, तो हम इससे पहले इस पे आ रहे हैं। पहली बात ये बताओ, क्या एक ये नॉन रिपीटिंग नंबर है? हाँ है। सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है? हाँ है, क्योंकि ये टर्मिनेट यानी खत्म नहीं हो रहा, डॉट 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 मतलब ये आगे चलते जाएगा। अब इस नंबर को जरा गौर से देखो, क्या ये रिपीट भी कर रहा है कोई डिजिट? नहीं, 3, 4, 5 किसी भी पैटर्न को ये रिपीट नहीं कर रहा। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, याद होगा। अब बच गया ये, सर इसको मत छेड़छाड़ करिए, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब पहली बात तो ये टर्मिनेट कर गया, और जैसे ही टर्मिनेट कर गया डेसिमल के बाद रिपीटिंग हो ना हो कोई बात नहीं, ये एक रेशनल नंबर होगा। मतलब इस चारों में से ये एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं, जरा समझना। सवाल कह रहा है एक्सप्लेन वाई 1 3 1 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 5 6 3 7 5 6 3 7 1 5 is a composite number। आपको सबसे पहले कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन व्हाई ये जो नंबर हम आपको लिखे हैं ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है, आपको प्रूफ करना। देखो हम कंपोजिट नंबर के बारे में क्या सीखे कि कंपोजिट नंबर तो हम जानते हैं सर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अब 2 से ज्यादा फैक्टर का क्या मतलब, जरा समझना। अगर हम बात करते किसी भी नंबर का, जैसे मान लो 12 हम एक नंबर लिखे, इसके फैक्टर कौन कौन हो गए साहब? तो 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए और 12 हो गए। ये सभी के सभी इसके फैक्टर हैं। किसी भी नंबर के जो भी फैक्टर हैं उस सारे फैक्टर से वो नंबर कटेगा, डिविजिबल है। जरा देखो, क्या 12 1 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या 12 2 से डिविजिबल है? हाँ है। क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ है। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12। यानी कि ये जो नंबर है इसके जितने भी फैक्टर होंगे तो फैक्टर उस नंबर को जरूर से जरूर डिवाइड करेगा, ये बात तो श्योर है। ओके सर, कोई बात नहीं। अब ये आप क्यों बताए, तो इसको हम काहे बताए जरा समझना। अब आप कह रहे हैं आप प्रूफ कीजिए कि ये जो नंबर आप हमको दिए हैं ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर। भैया ये हमको प्रूफ करना है, तो कंपोजिट नंबर तो इसको हम दिखा देंगे, कम से कम 3 ठो तो फैक्टर इसका जरूर होगा। अरे भैया 3 से ज्यादा जितना हो नहीं मालूम, 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा सबसे ज्यादा क्या होगा? 3। 2 से ज्यादा में सबसे कम क्या हो सकता है? 3। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। तो हम कम से कम 3 ठो दिखा देते तो 2 से ज्यादा हो गया ना, तो कंपोजिट नंबर ये हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये बताइए ये जो भी नंबर है ये 1 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ है। इसका एक फैक्टर तो 1 होगा। इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा सर? ये नंबर खुद, ये अपना खुद ही अपना नंबर का फैक्टर होता है। यानी कि ये जो नंबर आप बोल रहे हैं 1 3 2 3 3 3 4 3 5 6 3 7 1 5, इसका ये भी एक फैक्टर, ये खुद अपना अपने आप का एक फैक्टर है।
अब 1 तो इसका एक फैक्टर है ही है, ठीक है सर। अगर इसका कोई और फैक्टर ना होता तो ये नंबर प्राइम होता। प्राइम किसको बोलते हैं? ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर है, एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर वो खुद। तो भैया अगर यही दोनों इसका फैक्टर होता, इसका मतलब ये नंबर अभी प्राइम होता। पर अगर एक भी फैक्टर इसका कोई मिल गया ना, अगर वो कोई एक भी फैक्टर मिल जाएगा तो ये प्राइम नहीं हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? कंपोजिट नंबर बन जाएगा। तो जरा देखो, तो आप पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल 5 का, 5 से डिवाइड होने का नियम क्या पढ़े हैं? किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 है या 5 है, किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो जरा इस नंबर को ध्यान से देखो, इसके लास्ट में 5 है, मतलब ये बात तो श्योर है कि ये 5 से डिवाइड होगा इसके अंदर। बाकी और किस चीज से होगा नहीं मालूम, चेक भी नहीं करना है, पर ये 5 से तो जरूर डिवाइड होगा। इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो 5 कम से कम जरूर होगा, मतलब इसका एक फैक्टर हमको मिल गया 5 भी है। ये सब चीज को लिख देना। सिंस द डिजिट इतना is ended with the number 5 and any number ends with 0 or 5 is divisible by 5, that's why it is also divisible by 5. It means 5 is a factor of this number. Hence it has at least 3 factor, 1, 5 and itself. So दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक कंपोजिट नंबर। हमको लगता है हम आपको समझा दिए, अब आप नहीं समझे तो मत समझो, सब कुछ समझना जरूरी थोड़ी। चलो इसको मिटाते हैं और अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल हमारे पास, चलिए अगला सवाल हमारे पास क्या है? इफ n इज अ इवन प्राइम नंबर, इफ n इज अ इवन प्राइम नंबर दिया हुआ है, n क्या है? इवन प्राइम नंबर, ठीक। देन 2 into 7 to the power n plus 8 to the power n ends with the डिजिट, देखो कह रहा है इफ n इज अ इवन प्राइम नंबर देन देन 2 into 7 to the power n in plus 8 to the power n ends with a digit। अच्छा, मतलब n कोई एक इवन प्राइम नंबर है, ठीक। तो ये जो नंबर होगा ends with उस वो ये जो भी नंबर हो, जैसे कि मान लो ये नंबर हो गया 756, ये कैलकुलेट करके नंबर आ गया 756, ये किस डिजिट से एंड हो रहा है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है, देखते हैं क्या कर रहा है। इफ n इज अ इवन, अच्छा इवन प्राइम नंबर तो केवल एक ही होता है, 2। इसका मतलब तुमको दे दिया, देखो खुदा पार निकली चुहिया वो भी सड़ा हुआ। n का वैल्यू 2 आपको सवाल में दे दिया इनडायरेक्टली। n का वैल्यू अगर 2 है तो 2 into 7 to the power 2 plus 8 to the power 2, ये हो गया 7 7 49, 8 8 64 और 2, तो 9 4 13, 13 दूना 26, यानी कि अंतिम में तुम करके देखना इसको, अंतिम में क्या आ जाएगा 6, यानी कि ये किस चीज से लास्ट करेगा? 6 से। गलती से भी सही आंसर लिखे थे, है ना। चलो कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही? अब देखो थोड़ा सा असर्शन रीजन टाइप का सवाल है, एक सवाल इसको समझते हैं। इस सवाल को हम पूरा लिखेंगे क्योंकि थोड़ा एक ही सवाल में असर्शन रीजन का लिखेंगे अभी, और इसके चारों ऑप्शन ऐसे ही होंगे। जब भी कभी असर्शन रीजन पूछा जाएगा इसके चारों सवाल ऐसे ही आएंगे, जरा समझिएगा ध्यान से। ये सवाल है कुछ यहां हम लिख रहे हैं, देखो कह रहा है असर्शन जो है कह रहा है HCF ऑफ 11 and 17 is 1, और इसके रीजन में लिखे हुए हैं, इसके रीजन में लिखा है इफ P and Q are prime then HCF of P and Q are 1, R नहीं is 1। देखो ये एक असर्शन है, उसके लिए एक रीजन आपको दिया हुआ रहेगा।
उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे और वो ऑप्शन कुछ इस तरह से रहेंगे। पहले ऑप्शन में बोथ एसर्शन एंड रीजन, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। इसी का ऑप्शन बी रहेगा। सारे सवाल में यही 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें लिख दे रहे हैं, आगे किसी सवाल में लिखेंगे नहीं। ऑप्शन बी करा बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बोथ A एंड आर ट्रू, बट R इज यानी कि रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए assertion। फिर इसी के ऑप्शन सी में दिए रहेंगे assertion A is true but R is false, assertion A is true but R is false, और ऑप्शन डी में है A is false and R is true। देखो सवाल को समझना था ठीक से, ये सवाल ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम आगे ये चारों ऑप्शन को आपको लिखेंगे नहीं, इसी चारों में से सारे सवाल के लिए यही चारों ऑप्शन आएगा, समझना। कह रहा है HCF ऑफ 11 एंड 17 इज 1, मतलब 11 और 17 का HCF है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ। 11 की अगर हम फैक्टर की बात करेंगे, 11 की अगर हम फैक्टर की बात करेंगे, एक फैक्टर होता है 1, दूसरा फैक्टर होता है 11। फिर हम 17 की बात करेंगे तो 17 का एक फैक्टर 1, दूसरा फैक्टर 17। तो HCF क्या आ जाएगा? दोनों में जो कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो गया इसका HCF। तो ये स्टेटमेंट ट्रू तो है। अब इसके रीजन में क्या दे रखे हैं देखो, कह रहा है यदि P और Q प्राइम है देन HCF ऑफ P एंड Q इज 1। अगर P और Q दो प्राइम नंबर है, इस दोनों का HCF हमेशा 1 होगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं। अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का 2 ही फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर खुद वो नंबर। तो बात तो सही है, अगर दोनों फैक्टर प्राइम है तो दोनों में 1 ही ना कॉमन आएगा, HCF तो वही होगा। मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यही कारण से ये इसका 1 आया भी HCF। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। रीजन assertion को बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है। हाँ सही बात, इसका ऑप्शन ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो हम assertion रीजन कैसे बनाएंगे ये समझ में आ गया। अब देखो अगले सवाल पे चलते हैं, शायद assertion रीजन ही हो, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगला सवाल क्या है, मिटाएं इसको, चलो। देखिए करा चेक वेदर 4 टू द पावर n, check whether 4 to the power n can ends with 0, can ends with 0 where n is natural value, यानी कि n belongs to n, n एक नेचुरल नंबर है। मतलब ये जो n लिख रहे हैं ना, ये एक नेचुरल नंबर है, या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो नंबर है आप चेक कीजिए कि क्या ये ends with 0, क्या ये 0 से अंत हो रहा है। तो देखते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले हम एक बात पूछते तुम, कोई भी नंबर लेते, जैसे कि मान लो 10, 20, 30, 100, 50, कुछ भी नंबर लेते हैं जिसके अंतिम में 0 होता है। अगर हम 10 के फैक्टराइजेशन की बात करें, सॉरी हाँ फैक्टराइजेशन 2 into 5 मल्टीपल तो यही होगा। 20 की बात करते हैं तो 20 में 2, 2 जा 4, 4 5 जा 20। अगर 30 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2, 5 और 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। ऐसे ही आप सबके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, अगर उसके अंतिम में 0 आया है तो कम से कम एक बार उसमें 2 और एक बार उसमें 5 जरूर आएगा। हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम एक बार 2 और एक बार 5, हो सकता है 4 बार 2 आ जाए, 3 बार 5 आ जाए, कोई मतलब नहीं। हमको कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 चाहिए, तभी उसके अंतिम में 0 आएगा, अदरवाइज उसके अंतिम में 0 नहीं आ सकता।
अब तुम एक बात बताओ, हमारे पास सवाल क्या है, कह रहा चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड्स विथ 0। क्या 4 टू द पावर n अंतिम में 0 वाले नंबर्स एंड कर सकता है क्या? n का वैल्यू क्या है हमारा? कोई नेचुरल नंबर, ऐसा हो सकता है क्या? इसको कैसे चेक करेंगे जरा समझना। अगर हम बात करते हैं 4 टू द पावर n, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन 4 का क्या आ जाएगा सर? 2 into 2 इसका पावर n लगा दिया, मतलब अगर ज्यादा खुश हो जाए तो 2 का पावर n, 2 का पावर n। अब n कुछ भी होएगा, n कुछ भी हो जाए, क्या इसमें कभी भी किधर से भी 5 आ सकता है क्या? 2 तो है पर 5 नहीं है। देन आंसर इज नो, नेवर एंड्स विथ 0। ये कभी भी 0 से अंत नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है समझना। ये सब तो अब नुनू बदरा वाला सवाल है, लेकिन फिर भी एक दो सवाल बता देते हैं, क्योंकि ये सब आपके बुक में मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अब भी इस सब में दिक्कत होगा। अब होगा तो हम क्या कर सकते हैं भैया, ट्राई करना फिर से समझने का। समझ जाओ तो बहुत अच्छा, नहीं समझो तो कोई बात नहीं, तुम कुछ ऐसे भी मेरा उखाड़ नहीं सकता। देखो अब क्या है ना, दो नंबर हमारे पास 120 और 300। कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ ये दो चीज निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सर ये कौन सी आप सिखा रहे हैं? चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो भैया लो, 2 से 2 छक्का 12 0, 2 तिया 6 0, 2 15 30, 15 दूना 30 है, ये क्या बोल दिया, 5 तिया 15। अर्थात 120 को हम थोड़ा खुश हो जाते हैं, लिख देते हैं 2 एक बार 2 बार 3 बार, तो 2 का पावर 3 गुना 1 बार 5, ये लो 1 बार 5, 1 बार 3, 1 बार 3। चलो हो गया। अब आते हैं किस पे? 300 पे। ले 300, 2 150 दैया 300, 2 से फिर 75 और 5 से काटेंगे 15 50 75। सही लिखे ना? 15 50 75। हाँ ठीक है। 5 से काटा 5 तिया 15। अब कुछ तो नहीं कटना, नहीं कटना। तो 2 कितनी बार सर? तो 2 बार, 2 बार 2 इंटू 5 कितनी बार? तो 2 बार 5। 3 कितनी बार? तो 1 बार 3। तो अब सर यहाँ पे देखो अच्छा से लिख रहे हैं, 120 को अगर हम तोड़े थे तो ये आया था हमको कितना? 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 3 का पावर 1। फिर 300 को हम तोड़े हैं सर, कितना आया है? 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 3 का पावर 1। अब बोल ना, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, मेरे चट्टा सर 2 का पावर 2 आएगा। देखो एचसीएफ की हम बात कर रहे हैं, समझना, हम पहले एचसीएफ की बात कर रहे हैं। एचसीएफ में क्या सिखा है? जो दोनों में कॉमन है। तो यहां है 2 बार 2, यहां है 3 बार 2, तो 2 बार 2 तो दोनों में है, तो 2 बार 2 आ गया। लो अब 5 पे चलते हैं, यहां 2 बार 5, यहां 1 बार 5, 1 बार 5 तो दोनों में हो गया 1 बार 5, 1 बार 3, 1 बार 3, ले दोनों में 1 बार 3। अभी जो आएगा गुना करके लिख देना, यही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। बोलो समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या सिखाए थे? जो भी कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर ले लो। 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो दोनों में 2 का पावर वाला है, तो जो 2 का पावर 3 वाला वही लेंगे। तो 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1, तो जो हाईएस्ट है तो 5 का पावर 2, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 के, यही हो गया हमारा एलसीएम। अब जरा सोचो, ऐसा होता कि इसमें एक चीज और गुना होता 7, इसमें गुना होता मान लेते कितना? 11 मान लेते हैं। ऐसा कोई नंबर होता कि यहां 7 भी होता और यहां 11 भी होता, मान लेते हैं ऐसा, तो एचसीएफ तो इतना ही होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो वही आएगा एचसीएफ। पर अगर हम एलसीएम की बात करते, एलसीएम में जो कॉमन वाला था तो उसको तो हम आईसीए लेते सर। अब 7 बच गया, 11 बच गया, तो ले कोई बात नहीं, खुश होकर मल्टीप्लाई कर दो 7 और 11, ये हमारा एलसीएम बन जाता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो चलिए उतार लीजिए। अब हम अगले सवाल पे और बढ़ते हैं। क्या है? फाइंड एलसीएम ऑफ, ये तुम बनाना, तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं। बनाना छोड़ मत देना। एलसीएम ऑफ 80, 72,
और 126। सर हम मेरे लिए मत छोड़िए, लीजिए 2 से काटे 40, 2 से काटे 20, 2 से काटे 10, 2 से काटे 5, अर्थात 2 का पावर कितना, 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुना 5। ठीक है सर, चलिए 72 की बात करते हैं। 2 से काटे 36, 2 से काटे 18, 2 से काटे 9 और 3 से काटे 3, अर्थात 2 का पावर 1 2 3 और 3 का पावर 2। अब ये 126, 2 से काटेंगे 2 का 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14, फिर 2 से नहीं कटेगा 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9। सही लिखे ना? हाँ चलो, तो 2 1 2 3, तो 2 का पावर हो गया 3, 1 2 3, 3 का पावर 3, ले 3 का पावर 3। क्या पूछ रहा है हमसे? एलसीएम। तो क्या सिखाया आपको? देखो 80 को क्या लिखे, 80 को लिखे हैं सर 2 का पावर 4 और 5, फिर है 72, 72 को क्या लिखे हैं सर 2 का पावर कितना 3, कितना भाई 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, फिर और कौन है 126, 126 को क्या लिखे हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखो जब हम एलसीएम की बात करते हैं, देखो 2 2 2 तीनों में कॉमन है, जो बड़ा पावर है तो 2 का पावर 4, 2 का पावर 4। अब और कौन 3, तो 3 इस दोनों में है, इस दोनों में, हाँ ठीक है, जो बड़ा पावर है 3 का पावर 3, और ये 5 बच गया तो ले 5 से गुना कर देंगे, ये हो गया हमारा एलसीएम। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? एलसीएम कैसे निकला समझ में आ गया? चलिए अब हम फिर चलते हैं अगले सवाल। अच्छा एक बात थोड़ा सा यहां और समझाना चाहते हैं, उस बात को थोड़ा समझ लेना। अगर हम तुमसे पूछते, जरा ध्यान से देखना, अगर हम तुमसे पूछते कि क्या इसका एचसीएफ कितना होगा, इसके एचसीएफ कितने होंगे, एचसीएफ मतलब जितने भी नंबर होंगे सब में कॉमन आना चाहिए। जरा एलसीएम में देखो, एलसीएम में देखो, ये तीनों में 2 था तो 2 का मैक्सिमम पावर 4 ले लिया, पर ये 3 क्या तीनों में है? नहीं है, फिर भी जो बड़ा पावर है वो आ गया और बच गया 5 तो उसको लिख दी। अर्थात एलसीएम में कोई 2 में भी कॉमन है ना तो वो आ जाएगा। ठीक है सर, अब हम चलते थोड़ा एचसीएफ पे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन तो तीनों में आएगा ना, तो चलो यहां 2 का पावर है 4, यहां 2 का पावर है 3 और यहां भी 2 का पावर है 3, तो हम 2 का पावर 3 हमारा सब में आ गया कॉमन। फिर यहां है 5, इसमें नहीं है 5, इसमें नहीं है 5, खत्म, 5 नहीं आएगा फैक्टर में। फिर देखो इसमें 3 है पर इसमें नहीं है, उसमें है कोई बात नहीं, तीनों में तो नहीं है ना, तो 3 भी हमारा फैक्टर में नहीं आएगा। अर्थात अगर हम बात करें एचसीएफ का, एचसीएफ हमारा केवल 2 का पावर 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब जरा ध्यान से तुम देखो, ये हमारा एलसीएम था और ये हमारा एचसीएफ है। जरा एक बात यहां देखना, एलसीएम हमारा कितना था और एचसीएफ हमारा कितना था। एलसीएम था हमारा 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 और 5, एचसीएफ हमारा है 2 का पावर 3। जरा देखो तो क्या एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड हो सकता है? ऑफ कोर्स, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 3 ऊपर से कट गया, एक बार ऊपर में 2 बच गया। मतलब याद रखना हमेशा एलसीएम इज डिविजिबल बाय एचसीएफ, ऑलवेज। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, एचसीएफ हमेशा एलसीएम से डिविजिबल होगा, यह बात को हमेशा याद रखना है कि भैया एचसीएफ हमेशा एलसीएम से डिविजिबल होगा। ठीक, एक बात यहां समझ। दूसरी बात एक और समझ लेते हैं, पहले इसको आप फोटो खींच लीजिए, सवाल बनाने में काम आएगा। एक कॉन्सेप्ट यहां और समझ लेते हैं, कोई भी 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर तुम चुन लो, जो भी चुनना हो। अब आप चुन के इसको घर पे करिए, कोई भी 2 नंबर चुन लेते हैं। कोई नंबर मान लेते हैं ए है और ये बी है, 2 नंबर, लेट 2 नंबर बी ए एंड बी, एंड इट्स एचसीएफ इज, एचसीएफ को हम एच लिख देते हैं, एंड एलसीएम इज एल।
कोई भी दो नंबर ए और बी है, इस दोनों का एचसीएफ है एच और दोनों का एलसीएम है एल, देन फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। याद रखना करके, बिल्कुल ये वैलिड मिलेगा। अर्थात ए इंटू बी बराबर हमेशा एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये ऑलवेज होगा। आप इसको करके देखिएगा, किसी भी दो नंबर ले लेना, उस दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लेना, एचसीएफ निकाल लेना, दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके देखना, आपको उस दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाएगा। अभी सवाल में यूज होएगा, इसलिए हम लोग ये चीज देख लिए अभी, ठीक है ना। चलिए तो अब हम आते हैं अगले सवाल पे, बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। देखो हाँ क्या है ना, करें ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू ए क्यूब बी एंड बी इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर। तो ए और बी के बारे में दे दिया कि ये प्राइम फैक्टर है इसका, जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते थे 2 का पावर 3 अब 5 का पावर 7, ऐसा कुछ जब निकालते थे तो ये 2 और 5 क्या होता था, प्राइम नंबर। तो आपको बता दिया कि ये जो ए और बी जहां भी यूज हुआ ये हमेशा प्राइम है, सवाल बोल दिया। वेयर ए एंड बी आर प्राइम नंबर, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ले एलसीएम पूछा, बताओ। ए के बारे में दे दिए, सर काहे पूछ रहे हैं, ए क्यूब इंटू बी, बी के बारे में हमको दे दिए हैं ए बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब खुश हो जाते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो सर एलसीएम के बारे में हम लोग सीखे हैं, दोनों में अगर कॉमन है तो कोई बात नहीं, बड़का उठा लेंगे ए क्यूब, बी भी दोनों में कॉमन है तो बड़का उठा लेंगे बी स्क्वायर, ले तो आसानी से बन गया, है ना। फिर देखो अब हम बात करते हैं अगले सवाल पे, करेक्ट टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब, a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, where x and y are prime number। वही सवाल है, find HCF of a and b। अबे यार अब इसमें क्या दिक्कत है, HCF पूछ रहा है हमसे, बताओ। x यहाँ है 3 और यहाँ x का पावर 1, HCF में क्या होता है, जो कॉमन होता है कम वाला, x का पावर 1 एक आ गया, y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो कॉमन तो है, पर कितना कॉमन है, यहाँ 2 ठो y यहाँ 3 ठो y, तो 2 ठो y तो दोनों में है, ये हमारा सेफ हो गया। ये छोटा छोटा सवाल है जो हम आप लोग को लिए थे कि ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको लिख लीजिए। अगला सवाल क्या, जरा देखो, अभी वही सवाल कह रहा है, एलसीएम ऑफ 32 एंड ए इज 64 एंड HCF of 32 and A is 4, then A is what। अरे क्या मजाक है यार, बताओ। एलसीएम ऑफ दो नंबर, एक नंबर है 32 दूसरा नंबर है A, इस दोनों नंबर का HCF दे रखा है 64 और इस दोनों नंबर का एलसीएम दे रखा है 4। तो पूछ रहा है A का वैल्यू क्या होगा, बताओ। दो नंबर का प्रोडक्ट आप पढ़े हैं, नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर HCF इंटू एलसीएम। तो नंबर 1 है 32, नंबर 2 है 2 बराबर एलसीएम है 64 और HCF हमारा 4। तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ 32 दूना 64, 4 दूना 8, तो ले A का वैल्यू हो गया हमारा 8। ये सब तो नॉर्मल चीज था। चलिए एक असर्शन रीजन है, फिर देखते हैं। चलिए हम सिर्फ असर्शन रीजन लिखेंगे और आपको चारों ऑप्शन लिखा हुआ है पहले से, उस चारों ऑप्शन से आपको ऑप्शन ढूंढना है। देखो असर्शन कह रहा है, जो हमारा असर्शन है ये कह रहा है भैया, इफ HCF of 336, 54 is 6 and then LCM of 336 and 54 is equal to 3000। इसका रीजन दे रखा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स
of prime factor in the factorization of 96, in the factorization of 196 is 4। करा समझ में? पहला असर्शन दिया है, कह रहा है कि एचसीएफ इसका है 6, इसीलिए इसका एलसीएम है 3000। इसके लिए रीजन दिया है कि कर द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ फैक्टराइजेशन, पहले 196 का फैक्टराइजेशन निकालेंगे, उस 196 में फैक्टराइजेशन के अंदर जो पावर आता था उस एक्सपोनेंट का सम 4 है। तो देख लेते हैं पहला स्टेटमेंट, इस दोनों का एलसीएम 6 है कि नहीं, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सॉरी एचसीएफ तो 336 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो देखो सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब ये 2 से काटेगा, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 14 जा 6 28, 2 7 जा 14, अर्थात 2 का पावर कितना आ गया, 1 2 3, 2 का पावर 3, 3 एक ही बार आया है, फिर 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है, 5 का पावर 7 कितनी बार आया है, 7 का पावर 1। एक सेकेंड, चलो फिर 19 और कौन है, 54। अगर 54 की बात करते हैं तो 27, 3 9 27, 3 3 9, अर्थात 2 का पावर 1 और 3 का पावर 3। यहां एचसीएफ की अगर हम बात करेंगे, एचसीएफ देखो यहां 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 आएगा, यहां 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 1 ही आएगा कॉमन में। बाकी 5 यहां है वहां नहीं है, 7 यहां है वहां नहीं है, ये तो हमारा एचसीएफ में नहीं आएगा। तो 3 दूना 6, यानी कि इसका एचसीएफ तो 6 है, कोई बात नहीं। जरा दोनों का एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो एलसीएम जब हम निकालने आए थे तो याद करो क्या सिखाए थे, जो कॉमन है उसमें बड़ा फैक्टर, 2 का पावर 1 और यहां 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 होएगा, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 होएगा। फिर देखो 5 का पावर 1 यहां है तो लेंगे, और 7 वो भी लेंगे, तो देखो तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 3 3 9 27 और 7 5 35। हमको नहीं लग रहा है कि 3000 पूरेगा, तो ये कितना हो गया ना, 3000 तो ये नहीं पूरेगा, ये हो गया तुमको 35 और 27, 35 और 27, 7 5 35, हाथ में 3, 7 3 21, 21 3 24, 21 3 24, 5 2 10 के 0 हाथ में 1 1, 3 2 6 1 7, हो गया 5 4 7 2 945, और गुना एक तो चीज और है 8, गुना करो 8 से, कितना हो गया 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 चौका 32, 32 4 36 के 6, यही नहीं हुआ, 6 हाथ में 3, 8 9 72, 72 3 72 3 75 ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मतलब असर्शन जो है इसका गलत है, असर्शन इज फॉल्स। अब रीजन के बारे में देखते हैं, रीजन क्या कहा है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अगर हम 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 8 जा कितना 16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, फिर 7 7 49, तो 2 का पावर 2 एंड 7 का पावर 2। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ये क्या हो गया, पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे, सम ऑफ एक्सपोनेंट 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये सही है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, द रीजन इज ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। समझ गए बात को? तो आज हम आपको मोस्टली सारे सवाल बता दिए हैं, एक क्लास और होगा इसमें, जिसमें हम और भी जिसमें देखेंगे कि एक ही माप से हम लोग कैसे अलग अलग डायमेंशन को मेजरमेंट करते हैं, या कुछ घड़ी है जो कुछ 18 मिनट में चलती है, एक बार रिंग करती है, कुछ 25 मिनट में एक बार रिंग करेगी, दोनों साथ मिलकर चलना शुरू किया तो दोनों मिलकर एक बार कितना देर में, मतलब इस टाइप के कुछ सवाल होंगे जो नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही सारा चीज, आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, और इस क्लास को करने के बाद आपको फिर किसी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, आप पूरा कंप्लीटली इस चैप्टर को बनाएंगे, हो जाएगा बहुत जल्दी आपके लिए। आवर इन्वायरमेंट और एनर्जी कंजर्वेशन
जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा। तो इसका एक क्लास बचा है, समाप्त कल आपको मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और सवाल का प्रैक्टिस करते रहिए।